ओम तेजो महाल्यम दिव्यम शिवधामा विधानकम यथार्थ यो विजानाति स मुक्तिमर्हति। अभी जो आप लोगों ने श्लोक सुना वो कोई रैंडम श्लोक नहीं था। उसको पढ़कर लगता है कि किसी ने हमसे कुछ ना कुछ तो छुपाने की कोशिश करी है, पर वो क्या छुपाने की कोशिश कर रहा है एज ऑफ नाउ वी डोंट नो। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूँ कि आगरा में एक ऐसा शिव टेम्पल है जो कि 869 ईयर्स पहले 1156 सीई में उस टाइम के किंग राजा परमार्दी देव ने यमुना रिवर के साइड में ठीक इस जगह बनवाया था। लेकिन 1156 सीई के 476 ईयर्स के बाद उस मंदिर को मुगल इन्वेडर्स ने कैप्चर कर लिया। और अब टाइम तो ऐसा आ चुका है कि ज़्यादातर लोगों को उस मंदिर के बारे में कुछ ज़्यादा पता ही नहीं है, या फिर मैं कहूँ हमें ब्रेन वॉश करा गया है उस मंदिर के बारे में भूलने के लिए। इधर मैं बात कर रहा हूँ तेजो महाल्या की, जिसको आज हम सब ताजमहल के नाम से जानते हैं। अब देखो, आपको शायद से सुनने में लग सकता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसी बहुत सी थ्योरीज और क्लेम्स हैं जो मेरी इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करती हैं। और आज की इस वीडियो में अब मैं जो भी बोलूँगा वो मैं उन थ्योरीज और क्लेम्स के बेसिस पे ही बोलूँगा। जैसे पी.एन. ओक जो कि एक सेल्फ प्रोक्लेम हिस्टोरियन थे, उनकी थ्योरी, यमुना थ्योरी, बटेश्वर एडिक्ट, ताजमहल के नीचे जो 22 कमरे हैं जिनमें बोला जाता है कि उनमें मूर्तियाँ हिंदू गॉड्स की, और ऐसी और भी थ्योरीज है। लेकिन इस सीरीज़ के पहले पार्ट में हम 3 थ्योरीज के बारे में बात करेंगे जो कि प्रूव करती हैं कि ताजमहल हमेशा से वो ताजमहल नहीं था जिसे हम अभी जानते हैं। और इन तीनों थ्योरीज को हम अपने इस सीरीज के सेकंड पार्ट में एक पजल की तरह सॉल्व करेंगे। सो प्लग इन योर हेडफोन्स बिकॉज दिस इज वेरी टॉल बिगिंस। अब देखो, तेजो महल है जिसे हम अभी ताजमहल कहते हैं, उसे समझने से पहले हमें एक चीज़ समझना ज़रूरी हो जाता है, वो है हिंदू कैलेंडर सिस्टम। क्योंकि इस वीडियो की सबसे पहली और सबसे पुरानी थ्योरी जो लिंक्ड है राजा परमार्दी देव से, उसे समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि हिंदू किंग्स कौन से मुहूर्त, तिथि और नक्षत्र के हिसाब से मंदिर बनवाते थे। तो देखो, अभी जो हम कैलेंडर यूज़ करते हैं वो है ग्रेगोरियन कैलेंडर, जिसमें 12 महीने होते हैं और 4 सीजन्स, जैसे जनवरी एंड फरवरी आर द मंथ्स एंड विंटर एंड स्प्रिंग आर द सीजन्स। वैसे ही हिंदू कैलेंडर में भी होते 12 ही महीने हैं, लेकिन इधर ग्रेगोरियन कैलेंडर से अलग ये है कि इधर 6 सीजन्स होते हैं। जैसे वसंत मतलब स्प्रिंग सीजन और शिशिर मतलब विंटर सीजन। और हर सीजन के 2 महीने होते हैं और हर सीजन, हर तिथि का अपना एक इम्पोर्टेंस होता है। और इसी हिंदू कैलेंडर का एक सबसे पुराना और ट्रेडिशनल फॉर्म है विक्रम संवत। विक्रम संवत एक एंशिएंट हिंदू कैलेंडर है जो विक्रमादित्य ने 57 बीसीई में स्टार्ट करा था। ये कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर से 56 से 57 ईयर्स आगे चलता है। तो अगर ग्रेगोरियन कैलेंडर में अभी 1156 चल रहा था तो उस टाइम विक्रम संवत में 1213 चल रहा होगा। और मंदिर कंस्ट्रक्शन जैसे काम किसी भी ऑस्पिशियस तिथि में ही कराए जाते थे, जैसे अश्विन मास, शुक्ल पक्षा, पंचमी तिथि, जो कि अप्रॉक्स अक्टूबर 1 1156 सीई के आसपास ही हुई थी। आई थिंक अब तक आपको क्लियर आइडिया मिल गया होगा हिंदू कैलेंडर के सिस्टम का, है ना? तो अब मैं आगे जो भी एक्सप्लेन करूंगा वो मैं बादशाहनामा से और बटेश्वर एडिक्ट से एक्सप्लेन करूंगा। बादशाहनामा शाहजहां के रूल 1628 से 1658 का ऑफिशियल कोर्ट क्रॉनिकल था। इसे कोर्ट हिस्टोरियन अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा था और उसके बाद मोहम्मद वारिस ने इसे कंप्लीट करा। और बटेश्वर एडिक्ट बेसिकली एक स्टोन इंस्क्रिप्शन है जो 1156 सीई में लिखा गया है और एक डायरेक्ट प्रूफ देता है 2 वाइट मार्बल टेम्पल के एग्जिस्टेंस का, जो आगरा में अभी भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब देखो, आज जब हम बात कर रहे हैं राजा परमार्दी देव की, तो तेजो महाल्या की कंस्ट्रक्शन के सबसे इंपॉर्टेंट क्लू हमें मिलते हैं बटेश्वर एडिक्ट के इन 2 श्लोक से। He built a marble temple, which is the abode of Lord Vishnu, and the king bows down to touch his feet. और अगले श्लोक में लिखा है He built another marble temple dedicated to the Lord who has the moon on his forehead. तो अब इन श्लोक से हमें एक चीज़ तो कंफर्म हो जाती है कि 1156 सीई यानी कि विक्रम संवत 1213 के आसपास यहाँ 2 अलग अलग मार्बल टेम्पल का कंस्ट्रक्शन तो हुआ था। लेकिन वो कंस्ट्रक्शन हुआ कहाँ था, अब हमें ये समझना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं भगवान विष्णु की और भगवान शिव की, तो उनका मंदिर ऐसे ही कहीं पर भी किसी भी रैंडम जगह नहीं बन सकता। बहुत सोच के और आसपास की लोकेशन को देख के ही उनका मंदिर बन सकता है। तो यहीं पर हमें एक सटल क्लू मिलता है तेजो महाल्या का बटेश्वर एडिक्ट की लोकेशन से। तो ये एडिक्ट मिला था बटेश्वर के पास, जो कि मध्य प्रदेश के मोरना डिस्ट्रिक्ट में है। लेकिन ये बात इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एडिक्ट में जिसका मेंशन है वो किंग परमार्दी देव चंदेल डायनेस्टी के थे, जिनका इन्फ्लुएंस आगरा के आसपास तक के रीजन तक था। और चंदेल रूलर्स का आर्किटेक्चरल बेस भी मोस्टली यमुना की बेल्ट में ही सेंटर था। तो जब एडिक्ट में लिखा जाता है कि जो मार्बल टेम्पल बना वो शिव जी को डेडिकेटेड था, तो हमें ये कॉन्टेक्स्ट में समझना पड़ेगा कि मार्बल का टेम्पल बनवाना 12th सेंचुरी में एक हाई वैल्यू एक्ट माना जाता था। और ऐसे टेम्पल्स जनरली किसी प्रोमिनेंट स्पिरिचुअल रिवर के किनारे ही बनाए जाते थे। और इंडिया में सबसे स्पिरिचुअल रिवर अगर कोई है तो वो है यमुना।
अब यहीं अगर हम बटेश्वर एडिक्ट को कॉन्टेक्स्ट में रखें तो एक और बात क्लिक करती है कि ताजमहल का जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो भी यमुना के किनारे ही है, ना ज़्यादा दूर ना ज़्यादा पास, बल्कि उसी पैटर्न पे जैसे एक मंदिर को बनाया जाता है, एक सेक्रेड रिवर के एज पे, जस्ट लाइक अ टेम्पल शुड बी। अब अगर हम बटेश्वर एडिक्ट में मिलने वाले क्लूज को थोड़ी देर के लिए एक तरफ रखें तो एक और सोर्स है जो इस पूरी स्टोरी को एक पूरे ही नए एंगल से दिखाता है, बादशाहनामा, वही जिसकी बात मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में करी थी। अब ये डॉक्यूमेंट सिंपल कोर्ट रिकॉर्ड नहीं है, ये मुगल एम्पायर का ऑफिशियल कोर्ट क्रॉनिकल था जिसमें शाहजहां के रूल के टाइम के सारे मेजर इवेंट्स को रिकॉर्ड किया गया है। और इस डॉक्यूमेंट में एक लाइन लिखी गई है जो ताजमहल की पूरी हिस्ट्री को ही क्वेश्चन करती है। वो लाइन कुछ इस तरह है, एंड द बिल्डिंग नोन एज द पैलेस ऑफ राजा मान सिंह सिचुएटेड बाय द साइड ऑफ द रिवर जमुना was selected for the burial of the queen। अब इस पूरी ही लाइन में दो चीजें समझने की जरूरत है। पहले कि यहाँ पर लिखा है द बिल्डिंग was selected, अब इसका मतलब तो बिल्कुल ही क्लियर है कि वहाँ पर कोई बिल्डिंग पहले से एग्जिस्ट कर रही थी जिसको बाद में शाहजहां ने सिलेक्ट करा क्वीन के बरियल के लिए, ना कि शाहजहां ने कोई नई बिल्डिंग खुद बनाई। और दूसरी, सिचुएटेड बाय द साइड ऑफ द रिवर जमुना। अब ये लाइन सिर्फ एक जोग्राफिकल डिटेल नहीं है, ये एक इंटेंशनल क्लू है, क्योंकि हिस्ट्री में जब भी किसी जगह का कनेक्शन यमुना से होता था तो वो सिर्फ लोकेशन नहीं होती थी, वो होती एक स्पिरिचुअल अलाइनमेंट। और ताजमहल का एग्जैक्ट लोकेशन भी बिल्कुल यमुना के एज पे ही होना, ये रैंडमली नहीं हुआ है, ये वही पैटर्न फॉलो करता है जो हमें बटेश्वर एडिक्ट में दिखाई देता है, जहाँ शिव मंदिर भी एक सेक्रेड रिवर के किनारे बनाया गया था। तो अब जब दो अलग अलग सोर्सेज, एक मुगल कोर्ट का बादशाहनामा और दूसरा 12th सेंचुरी का हिंदू एडिक्ट, एक ही रिवर के किनारे बने हुए प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो कोइंसिडेंस का चांस ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसको हम मिस नहीं कर सकते, बादशाहनामा शाहजहां की और भी ग्रैंड प्रोजेक्ट्स जैसे रेड फोर्ट की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, डिज़ाइन डिटेल और टाइमलाइन तक मेंशन करता है, लेकिन ताजमहल का उसमें कोई भी प्रॉपर मेंशन नहीं है। तो अब इससे हम क्या समझ सकते हैं? और अब जब हमने ये देख लिया कि चाहे वो 12th सेंचुरी का हिंदू एडिक्ट हो या फिर 17th सेंचुरी का मुगल रिकॉर्ड, दोनों ही एक कॉमन चीज़ की बात करते हैं, वो है यमुना। तो अब हमें ये समझना ज़रूरी हो जाता है कि इस पूरी स्टोरी में यमुना का रोल है क्या, क्योंकि ताजमहल सिर्फ एक स्ट्रक्चर नहीं है, उसकी लोकेशन भी उसकी हिस्ट्री का पार्ट है। और जब कोई भी बिल्डिंग बिल्कुल एक टेम्पल जैसी फील देती हो, बिल्कुल एक स्पिरिचुअल रिवर के एज पे बनी हो, तो क्वेश्चन उठना बिल्कुल ऑब्वियस है। अब ताजमहल का यमुना के बिल्कुल किनारे होना एक विजुअल डिलाइट नहीं था, ये एक एंशिएंट आर्किटेक्चरल प्रिंसिपल का पार्ट था। और ये प्रिंसिपल किसी मुगल टेक्स्ट बुक से नहीं बल्कि पुराने हिंदू मंदिर आर्किटेक्चर से आता है। और इंडिया के सबसे सेक्रेड मंदिर, चाहे वो काशी विश्वनाथ हो, रामेश्वरम हो या सोमनाथ, सभी सेक्रेड रिवर के आसपास या फिर उनकी अलाइनमेंट में बनाए गए हैं। यमुना जो कि सरस्वती और गंगा के साथ त्रिवेणी का पार्ट है और हमेशा एक स्पिरिचुअली चार्ज रिवर रही है, और इसीलिए किसी भी शिव मंदिर या फिर विष्णु मंदिर का यमुना के एज पे होना सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं बल्कि एक शास्त्रों से इंस्पायर्ड डिसीजन होता था। बटेश्वर एडिक्ट भी इसी बात को रीइंफोर्स करता है कि एक शिव मंदिर एक सेक्रेड रिवर के एज पे बनाया गया था। और अब अगर हम इस सेम पैटर्न को ताजमहल पे अप्लाई करें तो हमें वही एंशिएंट फिलॉसफी दिखती हैं। ऐसे आर्किटेक्चर जहाँ रिवर के फ्लो के हिसाब से मंदिर अलाइन होता था, सनलाइट के स्पेसिफिक एंगल के हिसाब से डिज़ाइन किया जाता था, और सबसे इम्पॉर्टेंट, मंदिर का फेस हमेशा ईस्ट फेसिंग होता था। But what if this temple didn't just change names? What if it still holds something inside it? In this next theory, हम बात करेंगे उसी चीज़ की जहाँ से ये सब शुरू हुआ। मतलब अब हमें 45 ईयर्स पीछे 1980s में चलना होगा, जब एक सेल्फ प्रोक्लेम हिस्टोरियन ने एक ऐसा क्लेम किया जो सबसे बोल्ड था और शायद सबसे कंट्रोवर्शियल भी। अब देखो, इस थ्योरी को स्टार्ट करने से पहले हमें पियानो का पॉइंट ऑफ व्यू समझना होगा। उन्होंने ताजमहल को लेकर जो जो क्लेम्स किए उन्हें हम एक एक करके देखेंगे और उन क्लेम्स को मैच करके एनालाइज करेंगे एक्चुअल ताजमहल के स्ट्रक्चर से, ताकि समझ सकें कि इनमें कितनी सच्चाई हो सकती है। इट वॉज ईयर 1989 जब एक सेल्फ प्रोक्लेम हिस्टोरियन पी.एन. ओक ने अपनी एक कॉन्ट्रोवर्शियल बुक द ताजमहल इज अ टेम्पल प्लेस पब्लिश की, और उसके पेज नंबर 82 पर ओक लिखते हैं, There are several locked chambers in the basement which have not been opened for centuries. These may contain evidence of the temple origin of the structure. अब ओक सीधा सीधा ये बोल रहे थे कि ताजमहल के बेसमेंट में कुछ ऐसे चेंबर्स हैं जो सेंचुरी से लॉक पड़े हैं और जिनमें हो सकता है मूर्तियां हो या फिर संस्कृत में लिखी पुरानी इंस्क्रिप्शंस हो। पर इधर सबसे शॉकिंग बात, आज तक उन कमरों को पब्लिकली ओपन ही नहीं करा गया।
ना उनकी फ़ोटो, ना उनका ऑफिशियल सर्वे और कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं, सिर्फ कुछ लीक्ड फ़ोटोज़ जो लोगों ने उधर छुप कर ली थीं। तो क्या ताजमहल के नीचे सच्ची फिर कुछ छुपा है या फिर ये सिर्फ एक पुरानी सी थ्योरी है? ये हम अब आगे देखेंगे। अब पीएनओ का अगला बड़ा क्लेम था कि ताजमहल के अंदर कई ऐसे हिंदू सिंबल्स हैं और आर्किटेक्चरल एलिमेंट हैं जो एक इस्लामिक टोम में नेचुरली नहीं मिलते। और ओक अपनी बुक द ताजमहल इज अ टेम्पल प्लेस के पेज नंबर 62 पर लिखते हैं, द बिल्डिंग हैज ट्राइडेंट sacred कलश symbols adopts a dome and a central sectum as found in typical Hindu temple। ओक ने स्पेसिफिकली पॉइंट किया कि ताजमहल के डोम के ऊपर जो डिज़ाइन बना है वो एक्चुअली एक त्रिशूल और कलश का कॉम्बिनेशन लगता है, जो कि एक हिंदू सिंबल है। ओक ने यह भी क्लेम किया था कि ताजमहल में ओम शेप डिज़ाइंस और कुछ लोटस मोटिव्स ऐसी जगह पर मिले हैं जहां इस्लामिक आर्किटेक्चर में इनका होना क्वेश्चनेबल है। अब ये डिटेल शायद से नॉर्मल विजिटर्स को दिखाई ना दें, पर ओक का कहना था कि अगर ध्यान से देखो तो ये सिंबल इस्लामिक एस्थेटिक से नहीं बल्कि प्री मुगल हिंदू ट्रेडिशन से मैच ज़्यादा करते हैं। तो क्या ताजमहल के डिज़ाइन सच्ची हिंदू आर्किटेक्चर से इंस्पायर है या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है जिसको ओक ने ओवर इंटरप्रेट कर दिया है? अब इससे पहले मैं इन क्लेम्स को ताजमहल से मैच करूं, अगर मैं आपसे कहूं कि हमने अभी तक जो कुछ समझा, जो कुछ सुना, वो एकदम से चेंज हो जाए, एकदम से फ्लिप हो जाए और उसमें से कुछ भी सच था ही नहीं और एक पूरा ही नया इंग्लिश पूरी स्टोरी में ले आए, मतलब क्या पीएनओ पे भरोसा करा जा सकता है? या फिर पीएनओ ने सिर्फ यही कहा जिसको बोलने की किसी ने हिम्मत ही नहीं करी? ये तो मैं आप पे छोड़ता हूँ। लेकिन पार्ट 2 में हम हर क्लेम को ताजमहल के अंदर तक ले जाकर वेरीफाई करेंगे।